नमस्कार दोस्तों, दिस इज रविंद्र कुमार, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मुरादनगर, एंड इट इज अ पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर यूनिट चेंज इन द प्रॉफिटिंग शेयर रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो फोर्थ पार्ट तक आते आते हमें रिकन्स्टिट्यूशन क्या होता है, चेंज इन द रिलेशनशिप पार्टनरशिप क्या होती है, ये हमने लर्न किया। दूसरा, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाई रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने लर्न किया है। तीसरा, हमने गुडविल क्या होती है, ये हम लर्न कर चुके हैं। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये हमने फोर्थ स्लाइड में भी डिस्कस किया है। ये सब काम तब करने हैं जब पार्टनर्स, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उनके रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। तो पार्ट 5, दिस इज पार्ट 5 एंड वी विल डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस at the time of change in the profiting sharing ratio of existing partner. Treatment of reserve, accrued profit or loss that exists in the books of account at the time of change in the profiting sharing ratio. If any reserve and accumulated profit or loss exist in the books of the firm at the time of change in the profiting sharing ratio, they are to be transferred to the partner's capital account or their current account in their old profiting sharing ratios, such as existing reserve and profit are earned before the reconstitution of the firm, hence belong to the partners in their old profiting sharing ratio. Following entry are passed for this purpose. अब देखो कि भाई रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकन्स्टिट्यूशन का मतलब पुरानी जो फर्म थी वो बदल रही है, पुरानी फर्म खत्म हो जाएगी, नई फर्म स्टार्ट होगी, नई रिलेशनशिप में स्टार्ट होगी। तो क्योंकि उस डेट पे अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट या फिर कोई लॉस है, उस डेट तक है, तो वो नई फर्म स्टार्ट करने से पहले उसका एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जितना भी प्रॉफिट था वो पुराने टाइम का है और पुराने पार्टनरशिप के रिलेशनशिप को बिलोंग करता है। तो उसको हमें क्या करना है, रिकन्स्टिट्यूशन के वक्त पुराने जितने भी मैटर थे उसको क्या करना है, हमें एडजस्ट कर देना है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या जो भी होगा, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व वगैरह होंगे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या जनरल एंट्री क्या क्या होंगी उससे हम समझ लेते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर कोई रिजर्व है, बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है हमारा, लायबिलिटी साइड में आपको दिख जाएगा रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, वो पड़ा हुआ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एक्सिस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी। अगर जो हमारी लायबिलिटी है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यूब, इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंडीशन के साथ। लेकिन अभी ये समझ लो, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, यानी वर्कर्स के लिए हमें बनाया था, अगर इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है या फिर लायबिलिटी इस रिजर्व से कम है, तो जो एक्सिस पार्ट है उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हमने जो ये रिजर्व बनाया है, ये जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होंगे हमारे, उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, उसमें लॉस हो सकता है, उसको हम कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो अगर ये भी हमारा एक्सिस है फ्लक्चुएशन वैल्यू से, तो इसको भी क्या करेंगे, बांट लेंगे हम, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी, अगर रिजर्व है तो रिजर्व को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट को बैलेंस को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है नहीं है या फिर वैल्यू कम एक्सिस है ये। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में भी अगर जो इसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी है वो इसके रिजर्व से कम है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको क्या करेंगे, हम पार्टनर में बांट लेंगे। और बांटने का जो एंट्री होगी, सभी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री होगी हमारा। उसके बाद है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे वो प्रॉफिट था हमारा तो सेम में लॉस भी हो सकता है।
तो लॉस है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सेम जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, प्रॉफिट को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया था हमने, क्रेडिट किया था। अब लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो एंट्री ये होगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ये जो एंट्री होगी बेटा ये बच्चों ये ओल्ड रेशो में होगी, क्योंकि ये सारा जितना भी ये मैटर है ये सब किससे बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रिलेशनशिप थे जब उनके, उससे बिलोंग करता है। टू पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई डेबिट बैलेंस है एसेट साइड में होगा ये, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इस एंट्री के थ्रू राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए। उसके बाद अब ये एंट्री होगी, एंट्री क्लियर हुई आपको कि भाई इस एंट्री से हम क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है हमने, क्रेडिट कर देना है, और लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है हमने, डेबिट कर देना है। ये एंट्री होगी। अब इसको हम आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू बताते हैं कि क्या, अगर कोई न्यूमेरिकल देख के बताते हैं तो आपको थोड़ा रिटेन माइंड में इजीली हो जाता है और आप उसको प्रैक्टिकली समझ पाते हो। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। एक्स वाई और जेड पार्टनर है जिनकी रेशियो क्या है, 4:3:2 है। फ्रॉम अप्रैल 1, 2019, 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने डिसाइड किया कि शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, अब वो क्या बनना चाह रहे हैं, इक्वल पार्टनर होंगे, उनका प्रॉफिटिंग शेयर रेशियो 1:1 होगा। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शो द फॉलोइंग आइटम्स, उस डेट में उनकी बुक्स यानी बैलेंस शीट जो शो कर रही है वो कर रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ हमारा कितना, 1,20,000 रुपये। जनरल रिजर्व में पड़े हुए हैं 45,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना पड़ा हुआ है, 60,000 रुपये। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं, 90,000। तो ये बाकी जो 3 आइटम ऊपर के हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के पार्ट होंगे, रिजर्व होंगे। और लास्ट में क्या दिया हुआ हमें, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, जो एक्यूमुलेटेड लॉस होगा हमारा कितना है वो 90,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। अब हमें इसकी क्या करनी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्यों, अब देखो जो कि चेंज हो रहा है, पहले रिलेशनशिप क्या थे, 4:3:2 के थे, अब रिलेशनशिप क्या बनने जा रहे हैं, 1:1:1 के हैं। अब ये जितना भी आइटम है बैलेंस शीट जो दिए हुए हैं आपको, ये सब किसको बिलोंग करते हैं, 4:3:2 को, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो, ओल्ड टाइम से रिलेटेड है, तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसको हमने सोल्व किया है, यहाँ पे हम देखेंगे सेम एंट्री है जो हमने एंट्री पहले बताई थी आपको। प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया, डेबिट किया है 1,20,000। जनरल रिजर्व 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। 1,20,000, 45,000, 60,000, इनको हमने क्या किया है, टोटल किया। इस टोटल करके हमने इसको 1,20,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,45,000 यानी 2,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर दिया हमने, एक्स वाई और जेड में। किस रेशो में, इनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी इनकी, ओल्ड रेशो थी इनकी 4:3:2 में। तो जब 4:3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंट्री कर दी हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, यानी 1,75,000 एंड 50,000। तो जितना भी था वो हमारा इन्होंने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आता है लॉस। लॉस था हमारा कितना, सॉरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको भी हमें रिटर्न ऑफ करना है। वो कितना 90,000 था, 90,000 को भी किस रेशो में रिटर्न ऑफ करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे। ओल्ड रेशो में 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 40,000, 30,000 एंड 20,000, ये हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ कि ट्रीटमेंट हुआ, सिंपल ट्रीटमेंट है ये भी। बेसिक की अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है
वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड या फिर दूसरे फंड से रिलेटेड, तो हम ऐसे सिंपली इसको क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आता है हमारा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। इसकी डिफरेंट कंडीशन होती है, इसलिए सेपरेटली इसको एक्सप्लेन किया गया है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये है क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्चुअल में क्या है। इट इज़ ए रिजर्व दैट इज सेट असाइड appropriated out of the firm's profit to meet any of the possible liability with respect of the employee compensation if it is arises। ये हमारा प्रॉफिट के पार्ट है, जिसको हम सेपरेट क्या करते हैं, रख लेते हैं किसके लिए, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, एम्प्लॉय को कोई चोट लग जाती है, फिर कोई भी एम्प्लॉयज़ के लिए कोई लाइबिलिटी अगर फर्म के अगेंस्ट में रेज होती है, तो उसका पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कर देंगे। अब आता है क्लेम विद रेस्पेक्ट ऑफ सच लाइबिलिटी में और मे नॉट रेज। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई लाइबिलिटी इस जो हमने क्लेम बना लिया, मान लो रिजर्व बना लिया है, सपोज 2 लाख का रिजर्व बना लिया हमने, तो जरूरी नहीं कि कंपनसेट करना ही पड़े, तो इसमें इसके अगेंस्ट में जो लाइबिलिटी क्रिएट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। भाई ऐसा 2 लाख का रिजर्व है, ठीक है, अब नहीं हुई तो नहीं हुई, और किसी को चोट लग गया कुछ भी इस तरह का, जिससे फर्म को अपने वर्कर्स को क्या करना पड़ा, कंपनसेट करना पड़ा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, तो इसमें से हम दे देंगे। तो ये पक्का नहीं है कि इसमें से देनी भी पड़ सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती है, और डिफरेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस द अमाउंट ऑफ क्लेम मे और मे नॉट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमने 2 लाख का रिजर्व बनाया है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके अगेंस्ट में जो लाइबिलिटी हो भी ना, और हो तो 2 लाख से कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 लाख से ज़्यादा हो। तो ये अलग अलग कंडीशन है इसकी। तो वर्कमैन कंपनसेशन को हमने इसकी अकाउंटिंग अलग अलग कंडीशन में कैसे होगी, उसके लिए हमने इसको अलग से पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। पहला है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। फॉलोइंग आर द जनरल एंट्री फॉर एक्सप्लेनिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, हमने पहले बताया इसकी डिफरेंट सिचुएशन होंगी। तो पहला व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहला है कि मान लो हमने कोई क्लेम बना लिया, हमने पहले से एग्जाम्पल लेते आए हैं 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का क्लेम बनाया है, और उसके अगेंस्ट में कोई हमारे क्या हुआ, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी नहीं है, तो क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट था, तो फर्म पार्टनर से बढ़ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये एंट्री पास होगी, फिर एंट्री पास होगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी तो इसके अगेंस्ट में थी नहीं, तो हमने इजीली एंट्री पास कर दी। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो। तो हमने क्या कर दिया, इसको ओल्ड जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, इसको हमने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया इसको। तो ये रेशियो होगी, ये एंट्री होगी, तब पार्टनर्स इसकी वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी नहीं है। दूसरा हमारा व्हेन क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट, अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में कोई लाइबिलिटी बनती है, तो क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। अगर क्लेम क्या है, जैसे मान लो 2 लाख का क्या था, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था, और 2 लाख की लाइबिलिटी आई, यानी तो कंडीशन होगी हमारी कि ये रिजर्व और क्लेम दोनों इक्वल हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास होगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सारा का सारा पैसा, अब क्योंकि उसके अगेंस्ट में वो जितना पैसा था, मान लो एग्जाम्पल हमारा 2 लाख रुपए थे, तो 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, तो सारा का सारा किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्योंकि 2 लाख का था, 2 लाख का सारा ट्रांसफ़र हो गया, तो पार्टनर्स के लिए कोई बचा ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, बीइंग द प्रोविजन मेड फॉर एस्टिमेटेड कंपनसेट
क्लेम। इसके अंदर ही सेकंड कंडीशन आती है हमारी, क्लेम अमाउंट इज लोअर देन रिजर्व। अगर मान लो जितने का हमने रिजर्व बनाया है, जो उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी है वो इससे कम होती है, तब तब एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट ही होगा। डेबिट कर देंगे, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब जितनी लायबिलिटी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सपोज 2 लाख का था हमारा। ये 2 लाख की जो फिगर है हमारी एक आइडियल फिगर है, हम सभी एंट्रीज उसमें हम यूज़ कर रहे हैं इसको एग्जाम्पल के बेस पे। तो 2 लाख एज्यूम किया कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो 2 लाख में सपोज 1 लाख रुपए का उसका अगेंस्ट में क्लेम आ गया, तो 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए किस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। अब ये यहाँ पे कितना था हमारा, मान लो 2 लाख रुपए था और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हमने 1 लाख, तो 1 लाख में से बचा कितना हमारा, 1 लाख ही बचेगा। तो 1 लाख को क्या कर देंगे हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो फ्री हो जाएगा रिजर्व। 2 लाख में से 1 लाख का तो क्लेम आ गया और बचा हुआ 1 लाख, 1 लाख किसका, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को क्या करेंगे इसमें क्रेडिट कर देंगे। बीइंग द सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिटिंग रेशो, जो भी बच जाता है पैसा वो सब किसका, पार्टनर्स का, और पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड में ही बटेगा ये। ठीक है, तो ये हमारे क्या थी, जनरल एंट्रीज हमने बताया आपको। अब ये सभी चीज़ें, ये सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं, इसको हम आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताएंगे, बहुत ध्यान समझेंगे, क्योंकि सारी जितनी भी कंडीशन हो सकती हैं उसको हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्लियर करेगा ये। पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। जो पी और क्यू और आर हैं वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2:1 में। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर में जो प्रॉफिट है हमारा वो क्या होगा, 4:3:2 यानी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 में जो इनकी रेशियो हो जाएगी वो 4:3:2 हो जाएगी। ठीक, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ये बैलेंस शीट का पोर्शन दिया हुआ है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 60,000 का। 60,000 हमें क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अब कहता है ये, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। इसमें डिफरेंट केसेस हमने क्या किए हैं, डाले हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे। फर्स्ट केस है, इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। पहली कंडीशन है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन तो 60,000 का है और नीचे फर्स्ट केस में इसके अलावा इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट केस। द सेकंड केस इज इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000। अगर जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का वो कितना किया गया है, वो 24,000 है। यानी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 60,000 है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो लायबिलिटी वो भी कितनी है, 24,000 रुपये। केस नंबर 3, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट ₹60,000। जो क्लेम है हमारा वो कितना है, 60,000 है, यानी जितने का रिजर्व था उतना ही की क्या बन गया हमारा, अब क्लेम आ गया 60,000 रुपये। केस नंबर 4, जो कि लास्ट केस है हमारा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹75,000। यहाँ पे देखो, अब वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो बताया गया है 75,000 और हमने सिर्फ रिजर्व कितना रखा था, 60,000 का। तो ये चौथी कंडीशन है हमारी। अब अलग अलग कंडीशन के अंदर किस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसका एट द टाइम ऑफ चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो हम आपको सोल्व करके बता देते हैं, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड हर एक कंडीशन क्या होगी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा।
ये हमारा सॉल्यूशन है। फर्स्ट केस वन क्या कहता है, इफ़ देर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी 60,000 रुपये था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इसकी हम माना जाएगा कि इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं है, तो सारा का सारा रिजर्व फ्री हो गया और सारा का सारा किस में बटेगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, इनकी ओल्ड रेशियो में। PQR ओल्ड रेशियो क्या थी इनकी, ओल्ड रेशियो थी इनकी 3:2:1। जब 3:2:1 में बांट देंगे तो 60,000 को बांटेंगे तो 30,000, 20,000 एंड 10,000, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये केस वन था, जैसे कि हम पहले भी एंट्री में बताया गया था, एज इट इज़ बांट लेंगे। अब केस नंबर 2 कह रहा है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड ₹24,000। अब कह रहा है कि सेकंड जो केस है, सेकंड केस में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट हुई है 24,000 की। तो 60,000 में 24,000 तो हमें देने पड़ेंगे भी वर्कर्स को, कुछ पैसा बच जाएगा, उसको हम बांट लेंगे। तो कैसे बांटेंगे उसको, ये एंट्री देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन वो 60,000 से क्या करते हैं, हमने इसको डेबिट कर दिया। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 24,000, इसमें हम क्या किया है, क्रेडिट कर दिया। अब 60,000 में 24,000 तो वैसे चले गए, बचा कितना, 36,000 बचे। 36,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देंगे, 3 ओल्ड रेशियो में, 3:2:1। तो बचा 60,000 में 24,000 माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, 3:2:1 में। तो ये एंट्री खत्म होगी, यहाँ पे सेकंड केस क्लियर हुआ बिल्कुल। अब आता हमारा थर्ड केस, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹60,000। जो हमारा क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में, वो कितना है, 60,000 है। और आपको बता दें कि हमारा रिजर्व का अमाउंट कितना था, 60,000 था। तो इसमें पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता, सारा का सारा क्लेम में पैसा चले जाएगा। तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन था उस पैसे को हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितना होगा हमारा, 60,000 और 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो तीन के तीन पार्ट ये थे हमारे, तीनों में बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पहले इसको जनरली हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में भी बताई थी और प्रैक्टिकली बता रहे हैं। जो फर्स्ट वाला केस था, फर्स्ट वाला केस में बहुत बेसिक केस था, इसमें सारा का सारा पैसा पार्टनर से रिलेटेड था, क्योंकि क्लेम ने सारा बांट लिया हमने। दूसरे में 60,000 में से 24,000 रुपये जो थे ये किसके थे, क्लेम के थे। तो 60,000 में 24,000 तो क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और बचा हुआ कितना है, जो बचता है उसको इनकी ओल्ड रेशियो 3:2:1 में क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। थर्ड जो केस था, थर्ड केस में हमारा कितना था, जो क्लेम था वो इक्वलेंट था हमारे रिजर्व के। तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता था इसमें, सारा का सारा पैसा किस में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर बच्चों। अब आता हमारा फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो इम्पोर्टेंट थोड़ा। इसमें क्या है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड ₹75,000। वो कह रहा है कि भाई जो फोर्थ केस है, अगर क्लेम 75,000 होता है तो हमारा रिजर्व कितना था, 60,000 था। तो इसमें हमें और लॉस हो गया। तो इसमें जो एंट्री पास करेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन जितना था उतना तो हमें क्या हुआ, ट्रांसफ़र करना ही है। अब बचा हुआ कितना पैसा था, 75,000 का 60,000 रिजर्व था, 15,000 और लेंगे। ये 50,000 हमारा कहाँ से लेंगे, रिवोल्यूशन के थ्रू लेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट हम आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम रिवोल्यूशन बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा, लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज में अगर लॉस होता है तो सारा किस में ट्रांसफ़र होगा, रिवोल्यूशन में, और रिवोल्यूशन के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000। ये एंट्री बनेगी हमारी। अब ये जो लॉस हुआ है, अब ये लॉस किसके रिलेटेड है, पास्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी पुराने रिलेशनशिप की वजह से क्या है ये लॉस हुआ है। तो ये लॉस किसमें किनका होगा, पार्टनर्स का होगा। तो सारा का सारा रिवोल्यूशन का जो लॉस है, रिवोल्यूशन का दोबारा से हमने जो लायबिलिटी उसको दोबारा रीअसेस किया तो पता चला 15,000 रुपये हमें और देना है। तो 15,000 लॉस हुआ, ये 15,000 किस में बटेगा, रिटर्न ऑफ होगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी होगा हमारा, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट
यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो 15,000 जो लॉस हुआ था उसको हमने क्या करते रहे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में, 75,000, 5,000 एंड 2,500। तो ये हमारा क्या था, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के डिफरेंट केसेस थे, इसका हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट था ये हमारा, आप ध्यान से इसको आप देख लेंगे, क्योंकि इसकी किसी भी कंडीशन को पूछा जा सकता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का इस पार्ट में हमने डिस्कस जो किया है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को किस तरह से सिंपली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इसके बाद इसी में हमने पार्ट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको बताया ये होता क्या है, किस लिए बनाया जाता है। दूसरा, इसको किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जिसकी 4 कंडीशन के थ्रू हमने इसको बताया है, और दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दे के बताया है, और आप इसको हर कंडीशन में आप ध्यान से इसको समझेंगे। इसके बाद ये हमारा 5th पार्ट था। 5th पार्ट के बाद हमारा अब 6th पार्ट होगा। 6th पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे आगे 2 पार्ट और होंगे हमारे। तब तक आप इसको देखें, समझें बहुत ध्यान से। कोई डाउट है तो आप बताएंगे। थैंक यू।